प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दूरदर्शन के माध्यम से क्लास 10 और क्लास 12 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। क्लास 10 में हम गणित विषय में त्रिभुज भाग 4 पढ़ेंगे और विज्ञान विषय में प्रकाश भाग 5 पढ़ेंगे। वही क्लास 12 में गणित विषय में संतात्य तथा अवकलनीयता भाग 6 पढ़ेंगे और भौतिक विज्ञान विषय में विद्युत धारा भाग 4 पढ़ेंगे। इन सभी वीडियो के साथ हम रोचक प्रश्नों को भी बनाएंगे और उनके जवाब भी देंगे। दोस्तों, आप सबसे उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी और कलम अपने साथ रखी होगी और आप सभी पाठ को पढ़ने के क्रम में ज़रूरी बातों को नोट भी करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज, जो आपकी गणित के किताब का 6ठा अध्याय है। त्रिभुज के 3 वीडियोस आप लोग देख चुके होंगे। आज हम देखेंगे चौथा वीडियो, यानी कि पार्ट 4। इसमें हम पढ़ेंगे समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, जिसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय हम सीखेंगे। तो प्रमेय है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो प्रमेय से आपको क्या समझ में आ रहा है कि प्रमेय में क्या चीज दिया हुआ है? प्रमेय में ये दिया हुआ है कि जो त्रिभुज हैं 2, वो समरूप हैं और हमें सिद्ध करना है कि इन 2 त्रिभुजों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। तो आपको स्टेप्स याद होंगे कि किस तरीके से हम स्टेप वाइज करते हैं प्रमेय को सिद्ध। तो पहला स्टेप क्या होता है? पहले स्टेप में हम लिखते हैं कि दिया क्या है। तो इस प्रश्न में हमें दिया है 2 त्रिभुज ABC तथा PQR, जो कि आपस में समरूप है, यानी त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की। और हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर है AB बटे PQ का वर्ग बराबर BC बटे QR का वर्ग बराबर AC बटे PR का वर्ग। तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरे स्टेप में हम ये देखते हैं कि क्या हमें किसी रचना की आवश्यकता है। अगर है तो हम वो रचना करते हैं। तो यहाँ इस प्रमेय में भी हमें रचना की आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं वो रचना क्या है। रचना है, हमें त्रिभुज ABC में AM लंब खींचना है BC पर। इसी प्रकार त्रिभुज PQR में हमें PN लंब खींचना है QR पर। तो ये होगी रचना। अब हम चलते हैं त्रिभुज को सिद्ध करने। त्रिभुज में चाहिए क्या? दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहले दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुने में AM, जो कि इसकी ऊंचाई है, गुने में BC, जो इसका आधार है। इसी प्रकार त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने में PN, जो कि ऊंचाई है त्रिभुज PQR का, गुने में QR, जो आधार है। अब हम दोनों त्रिभुजों का अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुने में AM गुने में BC, जो कि इससे पिछली स्लाइड में हमने देखा कि त्रिभुज का एरिया था। इसी प्रकार त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने में PN गुने में QR। अब 1/2 1/2 अंश और हर में उभयनिष्ठ है,
इसको हम काट देंगे यानी कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा AM गुने में BC बटे में PN गुने में QR। अब ABC की बात करें और PQR की बात करें तो AM और PN इसकी भुजाएं नहीं है, तो हमें AM और PN को यहाँ से हटाना है, और हटाने के लिए हमें ऐसे त्रिभुज लेने होंगे जिसमें AM तथा PN आता हो। इसीलिए हम त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN कंसीडर करेंगे। इन दोनों त्रिभुज की अगर हम बात करें तो इसमें कोण B बराबर है कोण Q के। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है और समरूप त्रिभुजों की संगत कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार कोण M जो है वो बराबर होगा कोण N के। क्यों? क्योंकि रचना हमने कुछ इस प्रकार किया है कि कोण M और कोण N 90 डिग्री के बराबर है। तो क्योंकि दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं, इसीलिए त्रिभुज ABM समरूप है त्रिभुज PQN के कोण समरूपता कसौटी से। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो हम लिख सकते हैं कि AM बटे PN बराबर है AB बटे PQ के। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं का अनुपात जो है वो बराबर होता है। इसी प्रकार इसको हम नाम देंगे समीकरण 2 का। क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये हमें प्रमेय में दिया हुआ है पहले से, तो हम लिख सकते हैं कि AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR बराबर है AC बटे PR के। क्योंकि अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इसको देते हैं हम समीकरण 3 नाम। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होगा AM गुने में AB, हमने BC को AB से रिप्लेस कर दिया, बटे में PN गुने PQ, हमने QR को PQ से रिप्लेस कर दिया 1 और 3 से। इसी प्रकार अब क्योंकि AM बटे PN बराबर है AB बटे PQ के, इसीलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AB गुने में AB बटे है PQ गुने PQ के। अब AB गुने AB क्या होता है? AB का वर्ग। इसी प्रकार PQ गुने PQ होगा PQ का वर्ग, यानी ये आ जाएगा AB बटे PQ का होल वर्ग। अब 3 का प्रयोग अगर हम करें तो समीकरण 3 से हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर आएगा AB बटे PQ का वर्ग बराबर BC बटे QR का वर्ग बराबर AC बटे PR का वर्ग। इसी के साथ ये थ्योरम समाप्त होता है। इसको आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, क्योंकि ये प्रमेय एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एक उदाहरण करेंगे जहां पर इस प्रमेय का प्रयोग होगा। तो उदाहरण है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर वर्ग और 121 सेंटीमीटर वर्ग है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। चलिए हल देखते हैं इसका। प्रश्न में हमें दिया क्या है? दिया है दो त्रिभुज ABC और DEF जो कि समरूप है तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर वर्ग दिया है। इसी तरह त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हमें 121 सेंटीमीटर वर्ग दिया हुआ है। साथ ही EF भुजा की लंबाई 15.4 सेंटीमीटर है। अब हमें BC भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। इसके लिए अगर हम एरिया वाला प्रमेय का प्रयोग करें जो हमने अभी किया है, तो उससे हमें प्राप्त होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर BC बटे EF का वर्ग। अब हमें यहाँ पर जो 4 चीजें हैं उनमें से 3 का मान ज्ञात है, तो हम चौथे का मान ज्ञात कर सकते हैं।
तो बाकी 3 का मान है क्या? तो 3 का मान ये दिया हुआ है प्रश्न में। तो चलिए हम रिप्लेस करते हैं, यानी प्रतिस्थापित करते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर वर्ग बराबर में बीसी बटे में ईएफ की लंबाई कितनी है? 15.4 सेंटीमीटर। तो ये लिखा हमने। अब हम दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे। तो वर्गमूल करने से हमें क्या प्राप्त होगा? 8 सेंटीमीटर बटे में 11 सेंटीमीटर बराबर बीसी बटे में 15.4 सेंटीमीटर। और अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो बीसी बराबर आएगा 8 सेंटीमीटर गुने 15.4 सेंटीमीटर बटे में 11 सेंटीमीटर। इसको अगर हम आगे हल करें तो हमें बीसी की लंबाई 11.2 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। इसी के साथ ये प्रश्न समाप्त होता है और ये वीडियो भी समाप्त होती है। इस वीडियो में हमने सीखा समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, जिसमें थ्योरम जो प्रमेय है, उसका कंक्लूजन ये निकलता है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर होगा एबी बटे पीक्यू का वर्ग बराबर बीसी बटे क्यूआर का वर्ग बराबर एसी बटे पीआर का वर्ग। तो ये एक और इम्पोर्टेंट प्रमेय था इस चैप्टर का जो हमने इस वीडियो में किया। अगली वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट प्रमेय करेंगे जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने 6th क्लास से पढ़ना शुरू कर दिया होगा। इसका हम एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। याद है आप लोगों को? स्टेटमेंट कहता है कि कर्ण का जो वर्ग है बराबर होता है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो ये एक स्टेटमेंट है जिसको हम अपनी अगली वीडियो में सिद्ध करेंगे और आप जान पाएंगे कि जिस प्रमेय का प्रयोग आप 6ठी क्लास से करते हुए आए हैं वो प्रमेय आखिर आया कहां से। तब तक आप लोग एनसीईआरटी किताब के अध्याय 6 के प्रश्नों का हल कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ये इस अध्याय का 5वां और आखिरी भाग है। तो चलिए देखते हैं कि इस आखिरी भाग में हम क्या जानने वाले हैं। तो इस भाग में हम जानेंगे लेंसों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और हम जानेंगे लेंस सूत्र तथा आवर्धन के बारे में और अंत में हम जानेंगे लेंस की क्षमता के बारे में। तो आज हम ये 3 टॉपिक करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं लेंसों को जानते हुए। तो 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं लेंस कहलाता है। उदाहरण के लिए ये सभी लेंस के उदाहरण होंगे। इसमें से पहला वाला जो है इसे कहते हैं द्विअवतल, जिसे हम आम भाषा में अवतल लेंस भी कहते हैं। वहीं दूसरे वाले को कहा जाता है द्विउत्तल और इसे हम आम भाषा में उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। बाकी जितने भी लेंस हैं उनके बारे में हमें इस अध्याय में नहीं पढ़ना। तो हम इस अध्याय में सिर्फ 2 लेंस के बारे में पढ़ेंगे। वो 2 लेंस कौन से हैं? एक तो है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तल लेंस से।
तो अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो इसमें बाहर की ओर उभरे हुए दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यह किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा होता है। और अगर हम इसके रे डायग्राम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी समांतर रेखाएं आ रही हैं वो सभी की सभी फोकस पर मिल रही हैं, और इसीलिए इसे अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो हम इसे आम भाषा में या तो उत्तल लेंस कहते हैं या फिर अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए आप जानते हैं अवतल लेंस के बारे में। तो अवतल लेंस कुछ ऐसा दिखता है। यह लेंस अंदर की ओर वक्रित दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ होता है, और इसीलिए यह बीच की अपेक्षा किनारों से ज्यादा मोटा होता है। जब प्रकाश की किरणें इस लेंस पर पड़ती हैं तो वो इसे अलग अलग दिशाओं में फैला देता है, और इसीलिए हम इसे आम भाषा में अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इसके दो नाम हैं, अवतल लेंस और दूसरा है अपसारी लेंस। अब चलिए हम जानेंगे कुछ शब्दावली को, क्योंकि प्रतिबिंब बनाना सीखने के लिए शब्दावली जानना तो जरूरी होता है। अब यहाँ पर आपको ज्यादा नहीं सोचना, क्योंकि ज्यादातर शब्दावली हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वक्रता केंद्र से। लेंस में दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोले के केंद्र को लेंस के वक्रता केंद्र के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जितने भी लेंस बनते हैं उसके लिए दो अलग अलग गोले चाहिए होते हैं। अब क्योंकि हर गोले का अपना केंद्र होता है, इसीलिए हर लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं। वक्रता केंद्र के बाद बात आती है मुख्य अक्ष की। अब अगर हम दर्पण की बात करें तो उसमें मुख्य अक्ष क्या होता था, जो वक्रता केंद्रक और ध्रुव को जोड़ता था। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ होता है। किसी भी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा जो होती है उसे ही कहा जाता है मुख्य अक्ष। चलिए देखते हैं अगली शब्दावली को। तो अगली शब्दावली है प्रकाशिक केंद्र। अब ये नाम तो नया है, परंतु इसका काम पुराना वाला ही है। दरअसल जो हमारा दर्पण होता था उसमें जो केंद्रक होता था, जिसे हम ध्रुव कहते थे, लेंस में जो ध्रुव होता है उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं। दरअसल जो दर्पण होता था उसके सेंटर में ध्रुव होता था, उसी तरीके से लेंस के सेंटर में होता है प्रकाशिक केंद्र। अब प्रकाशिक केंद्र की एक बड़ी खास बात है। ये खास बात ये है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जो गुजरने वाली प्रकाश किरण होती है वो बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अपवर्तन नहीं होता। उस रेखा का या फिर प्रकाश का अपवर्तन तो होता है, परंतु अपवर्तन होने के बाद भी उसमें कोई विचलन नहीं आती, और इसीलिए ये बिना किसी विचलन के हमारे प्रकाशिक केंद्र से गुजर जाता है। अगली शब्दावली है फोकस। अब जैसा कि दर्पण में एक फोकस होता था जो हमारे वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में होता था, परंतु यहाँ पर हमारे पास दो वक्रता केंद्र हैं, इसीलिए दो फोकस होते हैं। प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक या फिर अपर्चर कहलाता है। तो यहाँ पर ये इसका द्वारक हो जाएगा। चलिए यहाँ पर शब्दावली खत्म होती है। चलिए जल्दी से कुछ नियम देख लेते हैं। तो पहला नियम है कि बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई सी भी प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस की स्थिति में प्रकाश किरण लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसारित होती प्रतीत होगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रतिबिंब बनाना सीखने की। शुरुआत करेंगे हम उत्तल लेंस से, जिसके अंदर 6 केस है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा बिंब है उसे बहुत दूर यानी कि अनंत पर रखेंगे और धीरे धीरे उसे पास लेते आएंगे। तो सबसे पहले वस्तु होगा अनंत पर। यहाँ पर अगर हम रे डायग्राम देखें तो यहाँ पर होगा क्या कि अनंत से तो समांतर रेखाएं आती हैं, और समांतर रेखाएं जब आएंगी तो वो आएंगी और मिलेंगी फोकस पर, और इससे क्या होगा कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा F2 वाले फोकस पर, जो कि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस होता है। प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा होगा यानी कि बिंदु साइज का होगा, और ये वास्तविक होगा एवं उल्टा होगा। इसके बाद जब हम वस्तु को थोड़ा और पास लाएंगे तो वस्तु होगा हमारे 2F1 से थोड़ा सा पीछे। यहाँ पर एक रेखा समांतर जा रही है जो फोकस पर जाकर मिलेगी, और दूसरी रेखा O से जा रही है, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा।
और इससे जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा F2 और 2F2 के बीच में। इसका साइज छोटा होगा और ये वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। अब इसके बाद हम वस्तु को और पास लाएंगे तो वस्तु हो जाएगी 2F1 पर। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक रेखा जाएगी समांतर जो फोकस से गुजरेगी और दूसरी रेखा फिर से जाएगी O से, और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा F2 पर। यहाँ पर जो साइज होगा वो समान रहेगा और वास्तविक तथा उल्टी इमेज बनेगी। अब यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम वस्तु को पास लाते जा रहे हैं समान का आकार बढ़ता जा रहा है। पहले बिंदु आकार का था, फिर छोटा हुआ और अब समान साइज हो गया, और ये कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद भी आकार बढ़ता जाएगा। चलिए देखते हैं। अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? F1 तथा 2F1 के बीच में। यहाँ पर भी हम एक समांतर रेखा पास करेंगे और दूसरी रेखा O से जाएगी, और हम देखेंगे कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो F2 से परे बनेगा। यहाँ पर जो साइज होगा वो बड़ा होगा, यानी कि विवर्धित होगा, और वास्तविक तथा उल्टी इमेज बनेगी। इसके बाद हम वस्तु को थोड़ा और पास लाएंगे और इस बार वस्तु F1 पर रखी होगी। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो रेखाएं कभी मिलेंगी ही नहीं, यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा अनंत पर। अब अनंत पर कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा बड़ी होगी और वास्तविक तथा उल्टी होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे ज्यादा साइज नहीं बढ़ सकता, और इसीलिए अब साइज कितना भी बड़ा हो अब थोड़ा सा छोटा ही होगा F1 पर रखे होने के बाद से। तो चलिए देखते हैं क्या होगा जब हम F1 तथा O के बीच में वस्तु को रखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लेंस के पीछे बनेगी प्रतिबिंब, और ये बड़ी होगी जो हमारा वस्तु है उससे, परंतु इस बार लेंस के पीछे बनी है इसलिए जो हमारी इमेज होगी वो आभासी होगी तथा इस बार ये सीधी होगी। तो ये 6 केस थे उत्तल लेंस के। चलिए देखते हैं अवतल लेंस के केस। अवतल लेंस के सिर्फ 2 ही केस है, तो ये आसान रहेगा। एक बार हम इसे अनंत पर रखेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि फोकस पर बनेगी और ये छोटी होगी, बहुत ही ज्यादा बिंदु के आकार की, और आभासी तथा सीधी होगी। अब एक बात यहाँ पर याद रखने की है कि अवतल लेंस में जितनी भी इमेज बनती है वो सारी आभासी होती है और सीधी होती है। जो अवतल लेंस होता है वो कभी भी वास्तविक इमेज नहीं बनाता। तो अगला केस है जब वस्तु अनंत तथा O के बीच में हो। तो यहाँ पर क्या होगा कि F1 तथा O के बीच में दर्पण के पीछे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ये छोटा होगा और यहाँ पर फिर से ये आभासी होगा तथा सीधा होगा। तो यहाँ पर सारे के सारे रे डायग्राम खत्म होते हैं। चलिए अब सीखते हैं हम लेंस सूत्र को। तो लेंस सूत्र लगभग दर्पण सूत्र जैसा ही होता है, बस यहाँ पर एक ऋणात्मक साइन आ जाता है जो वहां पर प्लस था। तो फॉर्मूला होता है 1/v माइनस में 1/u बराबर में 1/f। यहाँ पर फिर से v प्रतिबिंब की दूरी है, u बिंब की दूरी है और f तो फोकस दूरी होती ही है। चलिए अब जानते हैं आवर्धन को। तो आवर्धन भी कुछ वैसा ही है। यहाँ पर भी हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को डिवाइड करते हैं बिंब की ऊंचाई से। तो m बराबर होता है h' के। अब यहाँ पर भी क्या होता है कि जो m है वो प्रतिबिंब और बिंब की दूरी पर भी निर्भर करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि m h' के बराबर तो होता ही है, परंतु ये v/u के भी बराबर होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर माइनस का साइन नहीं है। जब हम दर्पण की बात करते हैं तो वहाँ आवर्धन में एक माइनस का साइन भी आता है v से पहले, परंतु यहाँ पर वो साइन नहीं आता। अगर आपका आवर्धन नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, और अगर वो पॉजिटिव आता है इसका मतलब है कि हमारा प्रतिबिंब आभासी है। चलिए अब आखिरी चीज जान लेते हैं जो है लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता को हम P लिखते हैं, और P का फॉर्मूला होता है 1/f, और इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। और अगर हम बात करें उत्तल लेंस की तो इसकी क्षमता पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव होती है। तो यहाँ ज्यादा कुछ जानने के लिए है नहीं, आपको जो फोकस दूरी दी होगी उसी का रेसिप्रोकल करने पर आपको लेंस की क्षमता मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने जाना कि लेंस का प्रतिबिंब बनाना कैसे है, फिर हमने जाना लेंस सूत्र तथा आवर्धन, और फिर हमने जाना लेंस की क्षमता। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।
डेली क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर लेंस में डैश गोलियां पृष्ठ होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन नंबर 2, लेंस के केंद्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मुख्य केंद्र, ऑप्शन बी फोकस, ऑप्शन सी ध्रुव, ऑप्शन डी वक्रता केंद्र। क्वेश्चन नंबर 3, एक लेंस में कितने फोकस होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन नंबर 4, अवतल लेंस का मुख्य फोकस क्या है? ऑप्शन ए f1, ऑप्शन बी f2, ऑप्शन सी 2f2, ऑप्शन डी 2f1। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तल लेंस अनंत पर प्रतिबिंब बनाता है यदि वस्तु डैश पर रखी हो। ऑप्शन ए f1 पर, ऑप्शन बी 2f1 पर, ऑप्शन सी पर, ऑप्शन डी अनंत पर। सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 1 बी, क्वेश्चन नंबर 2 डी, क्वेश्चन नंबर 3 बी, क्वेश्चन नंबर 4 ए, क्वेश्चन नंबर 5 ए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ सांतत्य तथा अवकलनीयता का भाग 6। पिछले भागों में हमने जाना एक फलन कब संतत होता है, कब अवकलनीय होता है और इन दोनों के बीच क्या संबंध होता है। साथ ही हमने जाना संयुक्त फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एवं अस्पष्ट फलनों के अवकलज किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं। साथ ही हमने सीखा श्रृंखला नियम। अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे चरघातांकी एवं लघुगणकीय फलन, यानी एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शंस। और उसके बाद हम जानेंगे लघुगणकीय अवकलन के बारे में, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ लोगरिथमिक फंक्शंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं पहले विषय के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे चरघातांकी फलन की परिभाषा। फलन y बराबर fx जो कि बराबर है b की घात x के। वहां पर b एक धनात्मक संख्या है और जब इसका मान 1 से बड़ा होता है तब हम उसको चरघातांकी फलन कहते हैं। आइए इसको थोड़ा और विस्तार में समझते हैं और चरघातांकी फलन की कुछ विशेषताएं देखते हैं। पहली विशेषता है कि चरघातांकी फलन का प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r होता है। यानी कोई भी जब चरघातांकी फलन परिभाषित होता है तो उसके प्रांत में जितनी भी संख्याएं होती है वो सभी वास्तविक संख्या होती है। दूसरा तथ्य है चरघातांकी फलन का परिसर समस्त धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। यानी जब आप कोई एक फलन परिभाषित करते हैं तो आपने अपने पाठ संबंध एवं फलन में पढ़ा होगा कि एक प्रांत होता है और एक परिसर होता है। प्रांत में सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r है और परिसर में केवल धनात्मक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को लिया गया है। बिंदु 0,1 चरघातांकी फलन के आलेख पर सदैव होता है। किसी भी वास्तविक संख्या को यदि आप लें जिसका मान 1 से बड़ा हो और ऐसी संख्या को आप b कहें, तो ऐसी किसी भी संख्या की घात जब आप 0 लेते हैं तो उसका मान हमेशा 1 होता है, यानी वो आलेख पर हमेशा मौजूद रहेगा। चरघातांकी फलन सदैव एक वर्धमान फलन होता है, यानी एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और x के अत्यधिक बड़े ऋणात्मक मानों के लिए चरघातांकी फलन का मान 0 के अत्यंत निकट होता है। ऐसा इसलिए कि b की घात आपने x लेकर एक चरघातांकी फलन को परिभाषित किया था। अब x का मान जब बहुत बड़ा ऋणात्मक मान हो जाएगा, यानी b के ऊपर ऋणात्मक एक बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, तो आप जब उसको हल करेंगे तो उसका जो मान होगा वो 0 के बहुत ही पास होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और परिभाषा देखते हैं। ये परिभाषा है लघुगणकीय फलन की। मान लीजिए कि b एक वास्तविक संख्या है और उसका मान 1 से बड़ा है। तब हम कहते हैं कि b आधार पर a का लघुगणक x है यदि b की घात x बराबर a हो। तो जब b की घात x बराबर a होगा तो हम कहेंगे कि a का लघुगणक जो है वो x है और किसके आधार पर? b के आधार पर। एक लघुगणकीय फलन जिसका आधार b है वो कुछ इस प्रकार से परिभाषित होता है, r प्लस से r की तरफ। यहाँ r प्लस जो है वो इस फलन का प्रांत है जो कि सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और जो परिसर है वो क्या है? वो सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यानी आप एक धनात्मक संख्या लेंगे, उसके बाद आपको जो उसका उत्तर प्राप्त होगा वो कोई भी एक वास्तविक संख्या हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस आकृति की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। बिंदु 1,0 के निर्देशांक वाला ये जो बिंदु है यहाँ पर, उसके साथ आपको बहुत सारे लघुगणकीय फलन जो है वो नजर आ रहे होंगे, जिसमें पहला है y इज इक्वल टू log 2x। यहाँ पर ये जो लघुगणकीय फलन है वो 2 के आधार पे परिभाषित है। नीचे जो है वो e के आधार पे परिभाषित है, और जो सबसे नीचे है वो 10 के आधार पर परिभाषित है। जब x y की तरफ बढ़ता है और y बराबर है log x b के आधार पर, ऐसा केवल तभी संभव है यदि b की घात y जो है वो बराबर हो x के। जब आप आधार 10 लेते हैं यानी b का मान जब 10 होता है तो हम उसको साधारण लघुगणक कहते हैं, और जब b e हो जाता है यानी e के आधार पर आप किसी लघुगणक को परिभाषित करते हैं तो वह प्राकृतिक लघुगणक कहलाता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लघुगणकीय फलनों के महत्वपूर्ण गुण देखते हैं। आधार परिवर्तन का एक मानक नियम है जिससे log p a के आधार पर को log p b के आधार के पदों में ज्ञात किया जा सकता है। यानी जब log p आपका a के आधार पर परिभाषित है तो आप उसको इस प्रकार लिख सकते हैं, log p b के आधार पर बटे log a b के आधार पर। आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण गुण देखते हैं। गुणनफलों पर log फलन का प्रभाव इसका एक अन्य रोचक गुण है। यानी जब log गुणनफलों के रूप में देखा जाता है तो वो कैसा दिखता है, आइए देखते हैं। log PQ यानी P और Q दो फलन हैं, इनका गुणनफल किया जा रहा है और उस पर log लगाया जा रहा है B के आधार पर। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा log P B के आधार पर जमा log Q B के आधार पर। ठीक उसी प्रकार जब आप log p की घात n को b के आधार पर हल करने की कोशिश करते हैं तो जो आपकी वहां पर घात होती है वो बाहर आप सामने लिख देंगे n, जैसा कि हमने यहाँ देखा, और log को उसको जो log p है b के आधार पर उसको n से गुना कर देंगे। और ठीक उसी प्रकार जो हमारा अंतिम गुण है वो है log यदि x बटे y है b के आधार पर तो आप इसको लिख सकते हैं log x b के आधार पर माइनस log y b के आधार पर। अब ये जितने महत्वपूर्ण गुण आपको मैंने बताए हैं ये आपको सत्यापित करने के लिए नहीं आएंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार के होंगे कि उसमें ये गुणन रूप में दिया होगा या घात के रूप में दिया होगा, और यदि आपको उसका परिणाम याद है तो आप आसानी से वहां उसको हल कर पाएंगे। तो जरा इन गुणों को ध्यान से पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं और एक प्रमेय देखते हैं। x के सापेक्ष e की घात x का अवकलज e की घात x ही होता है। यानी जब आप d बटे dx लेते हैं ex का तो उत्तर में ex ही आता है। तो जब भी आपके पास फलन ex के रूप में होगा याद रखिएगा कि अवकलज स्वयं वही संख्या हो जाएगी। और प्रमेय का अगला जो तथ्य है वो ये है कि x के सापेक्ष log x का अवकलज 1/x होता है। अर्थात d बटे dx जब आप निकालेंगे log x का तो आपको मान प्राप्त होगा 1/x। ये दोनों ऐसे परिणाम हैं जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते और आपको बहुत ही जगह इसको
उपयोग करना पड़ेगा। तो इनको जरा अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक उदाहरण। x के सापेक्ष निम्नलिखित का हमें अवकलन करना है, जिसमें पहला है e की घात माइनस एक्स और दूसरा है साइन लॉग x, जहां पर x का मान 0 से बड़ा है। मान लीजिए कि y बराबर है e की घात माइनस एक्स के। अब यहाँ पर आपको श्रृंखला नियम का प्रयोग करना होगा। dy बटे dx बराबर होगा d बटे dx किसके, e माइनस एक्स, यानी e की घात माइनस एक्स के। तो अब यहाँ पर श्रृंखला नियम का प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे, d का जब हम dx निकालेंगे e की घात माइनस एक्स का, तो नीचे x है और ऊपर माइनस एक्स है, इसलिए हम बीच में d माइनस एक्स को यहाँ पर लगा देंगे। और जब हम इसको आगे हल करेंगे तो हमें उत्तर में प्राप्त होता है क्या, e की घात माइनस एक्स तो वैसे का वैसा ही रह जाएगा और d बटे डी एक्स ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एक आ जाएगा, यानी उत्तर में आ गया माइनस e की घात माइनस एक्स। ठीक उसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं। अब लेते हैं y बराबर साइन लॉग एक्स। यहाँ पर भी आपको श्रृंखला नियम का प्रयोग करना होगा। तो dy बटे dx बराबर होगा d बटे dx साइन लॉग x के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका हल देखते हैं। साइन का कोण है log x। यहाँ पर आप इसको x के सापेक्ष जब अवकलज करेंगे तो वो तो संभव नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पर श्रृंखला नियम का उपयोग किया, जिसमें हमने d log x को गुना भी किया और भाग भी किया। जब हमने ये किया तो साइन log x का अवकलज प्राप्त होगा cos log x, और उस प्रमेय से हमने जाना था कि log x का जब आप x के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो आपको 1/x प्राप्त होता है। तो ये हो गया cos log x बटे x। इसी के साथ ये उदाहरण तो यहीं समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं और अगला विषय देखते हैं, लघुगणकीय अवकलन। हम निम्नलिखित प्रकार के एक विशिष्ट वर्ग के फलनों का अवकलन करना सीखेंगे। देखते हैं कौन सा विशिष्ट वर्ग है। फलन y बराबर fx परिभाषित है ux की घात vx के रूप में। अब हमें लघुगणक निकालना है e के आधार पर। जब आप करेंगे तो y का यहाँ पे हो जाएगा log y, और हमने पढ़ा था कि क्या log p की घात जब n होता था तो वो n log p हो जाता था। यहाँ पर घात में vx था तो वो गुना में आ गया और log ux हो गया। तो आइए अब इसका अवकलज याद करते हैं। जब हमने इसका अवकलज याद किया तो हमको एक बात समझ आई कि बाएं पक्ष में है log y। अब हमें यहाँ पे जो अवकलज प्राप्त करना है वो तो x के सापेक्ष करना है, तो यहाँ हमको श्रृंखला नियम का उपयोग करना होगा बाएं पक्ष में। लेकिन दाएं पक्ष में सब सही है, क्यों, क्योंकि x के रूप में ही तो यहाँ पर परिभाषित है सभी फलन। तो यहाँ हमने क्या किया, d log y बटे dy गुना dy बटे dx कर दिया। और यहाँ पर हमने जो पढ़ा था अवकलनीयता के बीजगणित में, उस सूत्र का हमने यहाँ प्रयोग कर दिया। इसका यहाँ पर प्रयोग करने से हमको हल क्या प्राप्त होगा, d log y बटे dy। log y का y के सापेक्ष अवकलज होगा 1/y गुना dy बाई dx। और यहाँ दाएं पक्ष में आपने क्या किया, vx वैसे का वैसे ही रहना दिया, और log ux का जो आपको अवकलज ज्ञात करना था तो उसके लिए आपने dux से गुना भी किया और भाग भी दिया, यानी एक तरह से श्रृंखला नियम का उपयोग किया। और दाईं ओर अगर देखा जाए जमा में ही आगे क्या है, dvx बटे dx जो था वो था v डैश x, और log ux ऐसे का ऐसे ही लिखा है। जब आप इसको आगे हल करेंगे तो बाएं पक्ष में वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन दाएं पक्ष में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। dux बटे dx हो जाएगा u डैश x और d log ux बटे dux हो जाएगा 1/x। इसको जब आप हल करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा। हमें केवल dy बाई dx निकालना है, तो 1/y को हम दाईं ओर भेज देंगे, तो अंत में आपको एक इस प्रकार का सूत्र प्राप्त होगा। इसी के साथ आज का ही हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। चलिए संक्षेप में देखते हैं आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा चरघातांकी एवं लघुगणकीय फलन और लघुगणकीय अवकलन। घर जाइए प्रश्नावली 5.3 के सभी प्रश्नों को हल कीजिए, 5.4 के सभी प्रश्नों को हल कीजिए। देखते हैं अगली वीडियो में आप क्या देखेंगे। अगली वीडियो में आप देखेंगे फलनों के प्राचलिक रूप के अवकलन। आशा करती हूँ आज का पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे तीसरे अध्याय विद्युत धारा का चौथा भाग समझेंगे और इस भाग में हम समझेंगे विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति और विद्युत सेल, ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध को। तो आइए इस भाग को शुरू करते हैं अपने पहले विषय विद्युत ऊर्जा के साथ। तो आइए सबसे पहले विद्युत ऊर्जा की परिभाषा जानते हैं। दोस्तों, एक निश्चित समय के लिए परिपथ में विद्युत प्रवाह को बनाए रखने के लिए ईएमएफ के स्रोत द्वारा किया गया कुल कार्य विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कि ये कार्य कितना होता है। तो जैसा कि हम ओम के नियम से लिख सकते हैं कि V बराबर होगा I गुणा R, जबकि विद्युत धारा I बराबर होती है Q बटे T के, या फिर इसे लिख सकते हैं कि Q बराबर होगा I गुणा T। तो दोस्तों, यहाँ पर किया गया कार्य W बराबर होगा बैटरी द्वारा लगाए गए वैद्युत क्षेत्र यानी E के, जो होता है विभव V गुणा आवेश। तो यहाँ पर Q का मान अगर हम रखें तो कार्य W बराबर होगा V गुणा I गुणा T। दोस्तों, जब किसी परिपथ में ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित की जाती है तो वो इन इलेक्ट्रॉन के द्वारा गतिज ऊर्जा के रूप में ली जाती है और मुक्त इलेक्ट्रॉन तार के अंदर गति करना शुरू कर देते हैं। अब प्रतिरोध से गति करते समय इलेक्ट्रॉन प्रतिरोध में उपस्थित आयन तथा परमाणु के साथ टकराते रहते हैं। इसी टकराव की वजह से आयन और परमाणु प्रतिरोध में हिलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रतिरोध में ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है और बहुत ही जल्द प्रतिरोध गर्म हो जाता है। दोस्तों, यही कारण है कि किसी भी परिपथ को बहुत लंबे समय के लिए चालू नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परिपथ में उपस्थित प्रतिरोध गर्म होकर परिपथ को नष्ट कर सकता है। खैर, जैसा कि हमने कहा कि ये ऊष्मा का बनना मुख्यतः परिपथ के द्वारा ली गई विद्युत ऊर्जा की वजह से होती है। यानी हम लिख सकते हैं कि उत्पन्न ऊष्मा H बराबर होगी V गुणा I गुणा T के। और अगर ओम के नियम की मदद से यहाँ V का मान रखें तो समीकरण बन जाएगी H बराबर I R गुणा I T, या H बराबर होगा I की घात 2 R T के। दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। आइए अब बढ़ते हैं आज के हमारे दूसरे विषय विद्युत शक्ति की तरफ। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। दोस्तों, परिपथ में विद्युत प्रवाह को बनाए रखने के लिए ईएमएफ के स्रोत द्वारा किए गए कार्य की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। यानी विद्युत शक्ति P बराबर होती है किए गए कार्य अर्थात W बटे समय यानी T के। और यहाँ कार्य को लिख सकते हैं V गुणा I गुणा T, यानी शक्ति P बराबर होगी V गुणा I के। अब अगर इसी में हम ओम के नियम की मदद से V का मान IR रखें तो P बराबर होगा I की घात 2 गुणा R के। या फिर अगर हम I का मान V बटे R यहाँ पर रखें तो P बराबर होगा V की घात 2 बटे R के। दोस्तों, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वॉट। आइए अब बढ़ते हैं अगले विषय विद्युत सेल, ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध की ओर। तो दोस्तों, विद्युत सेल एक ऐसा उपकरण होता है जो किसी परिपथ के अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित करता है। ऐसा करने के लिए सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक आवेशित और दूसरा ऋणात्मक आवेशित। धनात्मक आवेशित टर्मिनल को कैथोड भी कहते हैं, जिसे यहाँ हरे रंग से दिखाया गया है, जबकि ऋणात्मक आवेशित टर्मिनल को एनोड कहा जाता है, जो लाल रंग से दिखाया गया है।
दोस्तों, टर्मिनल के असमान होने की वजह से टर्मिनल के बीच एक विभवांतर बन जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक से धनात्मक टर्मिनल की तरफ प्रवाहित होते हैं। दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर से प्रवाहित ना हो पाए, इसके लिए दोनों टर्मिनल के बीच एक विद्युत अपघट्य पदार्थ लगाया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन की गति का विरोध करता है। और इसी पदार्थ की वजह से मिलने वाले प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। इसके अलावा दोनों टर्मिनल के बीच बनने वाले विभव के अंतर को विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ कहा जाता है, जो किसी सेल के द्वारा एक कूलाम आवेश को परिपथ में एक पूरा चक्कर करवाने के लिए दी गई ऊर्जा भी होती है, और इसीलिए ईएमएफ का एसआई मात्रक होता है वोल्ट या जूल प्रति कूलाम। आइए अब इनके परिपथ चिन्ह देखते हैं। तो दोस्तों, एक सेल को परिपथ में कुछ इस तरह से दर्शाया जाता है। यहाँ पर लंबी लाइन सेल के धनात्मक और छोटी लाइन ऋणात्मक टर्मिनल को दर्शाती है। और क्योंकि हर एक सेल के अंदर एक आंतरिक प्रतिरोध होता है, इसीलिए एक सेल को परिपथ में कुछ ऐसा दिखाया जाता है। यहाँ पर R सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। दोस्तों, इसी आंतरिक प्रतिरोध की वजह से विद्युत वाहक बल E का मान कम हो जाता है। अब जैसे यहाँ इस परिपथ में सेल का ईएमएफ E है, जिसमें आंतरिक प्रतिरोध R उपस्थित है, तो इस सेल की वजह से परिपथ में लगने वाला कुल विभव, जिसे यहाँ VBA से दिखाया गया है और जिसे टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, वह होता है V बराबर E घटा I गुणा R। किसी परिपथ में लगी विभव मापी टर्मिनल विभवांतर को मापती है, न कि सेल के ईएमएफ को। आइए अब इसी पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है, 12 वोल्ट की एक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 5 एम्पीयर है, एक प्रतिरोध से जुड़ी है। यदि परिपथ के माध्यम से 0.3 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध का मान क्या है? परिपथ बंद होने पर बैटरी का टर्मिनल विभवांतर क्या होगा? तो दोस्तों, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि परिपथ में एक बाह्य और एक आंतरिक प्रतिरोध उपस्थित है, जिसमें से हमें आंतरिक प्रतिरोध का मान दिया गया है और हमें बाह्य प्रतिरोध का मान निकालना है। इसके साथ ही हमें ईएमएफ दिया गया है जो 12 वोल्ट है, जबकि परिपथ के अंदर विद्युत धारा है 0.3 एम्पीयर और आंतरिक प्रतिरोध है 5 ओम। अब जैसा कि हम ओम के नियम से जानते हैं कि परिपथ में कुल धारा निकालने के लिए हमें ईएमएफ को कुल प्रतिरोध से विभाजित करना पड़ेगा, यानी I बराबर होगा E बटे R जमा R। तो इस समीकरण का उपयोग कर हम बाह्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो होगा R बराबर E बटे I घटा R। अब इसमें सभी राशियों का मान रखने पर R आता है 35 ओम। और जैसा कि हम जानते हैं कि बैटरी की टर्मिनल वोल्टता निकालने के लिए हमें बैटरी के ईएमएफ में से आंतरिक प्रतिरोध की वजह से आई विभव में कमी को घटाना होगा, यानी V बराबर होगा E घटा I R, यानी 12 घटा 0.3 गुणा 5, जो आता है 10.5 वोल्ट। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने बात की विद्युत ऊर्जा की, जिसे लिखा जाता है E बराबर V गुणा I गुणा T। इसके बाद हमने जाना विद्युत शक्ति को, जो होती है P बराबर V गुणा I। और अंत में हमने बात की विद्युत सेल, ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध की। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत सेल का संयोजन और किरचॉफ के नियम की। तब तक के लिए गुड बाय।
हेलो दोस्तों, आशा है आप सबको आज पाठ पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज क्लास 10 में हमने गणित में त्रिभुज भाग 4 पढ़ा और विज्ञान में प्रकाश भाग 5 की जानकारी ली। और वहीं क्लास 12 में गणित में सातत्य तथा अवकलनीयता भाग 6 पढ़ा और भौतिक विज्ञान में विद्युत धारा भाग 4 पढ़ा और इन वीडियो पर आधारित रोचक प्रश्नों को भी बनाया। अब देखते हैं दोस्तों कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, क्लास 10 में हम सामाजिक विज्ञान में मुद्रा और साख भाग 1 की शुरुआत करेंगे और इंग्लिश में अ टाइगर इन द जू पार्ट 1 की शुरुआत करेंगे। वहीं क्लास 12 में रसायन विज्ञान में रासायनिक बालगतिकी भाग 2 और भाग 3 को देखेंगे और जीव विज्ञान में जनन स्वास्थ्य पाठ की शुरुआत करेंगे। ज़रूरी सूचना, आज का प्रसारित एपिसोड का पुनः प्रसारण YouTube पर भी किया जाएगा। आप डिजी साथ इक्वेशन YouTube पर सर्च करके इस तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।